नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और हिंदी की इस सामान्य सीरीज में आज हम व्यंजन को व्यंजन के भेद हम पढ़ रहे थे। और इसमें आज हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद आज पढ़ने हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। और इसके अलावा गुच्छ व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, और आगे चल करके संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं, युग्मक ध्वनियां क्या होती है, इन सब के बारे में हम एक एक करके आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले पिछली वाली क्लास में हमने व्यंजन के भेद जो पढ़े थे, व्यंजन को लेकर के हमारी बात हुई थी कि व्यंजन क्या है, और उसके अलावा व्यंजन के प्रकार के संबंध में हमारी बात हुई थी। और हमने पढ़े थे कि सामान्यतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हमने स्पर्शी व्यंजन की बात करी, दूसरी ऊष्मे व्यंजन की, और फिर आगे चल करके अंतस्थ व्यंजन की। लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन को पढ़ते हैं या फिर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन पढ़ते हैं, तो व्यंजनों का एक जो वर्गीकरण है वो अलग तरीके से हमारे सामने देखने को मिलता है। कल के पीरियड में हमने पढ़ा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको लेकर के कल हमारी बातचीत हुई थी। और आज हमें व्यंजन के प्रकार ही पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने किस आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? बहुत शानदार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकारों में पहला जो प्रकार है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं अघोष व्यंजन, या फिर इसको बोलते हैं कंपन रहित व्यंजन। यानी अघोष और सघोष दो प्रकार के यहाँ पर साथ साथ में मिलते हैं। एक अघोष होता है और एक इसी के साथ हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? सघोष पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले अघोष को पढ़ते हैं, जिसे कंपन रहित व्यंजन भी कहते हैं, और फिर उसके बाद हम सघोष की बात करेंगे, या फिर जिसे कंपन सहित व्यंजन कहते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, अघोष क्या होता है। सामान्य तौर पर देखो, जब हम घोष की बात करते हैं, घोष या फिर सघोष की बात करते हैं, तो घोष का मतलब होता है एक प्रकार से गूंज से। जैसे हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, और अगर उस वर्ण के उच्चारण में अगर गूंज ज्यादा हो रही है, या हमारा जो स्वरतंत्री है ना, स्वरतंत्री है, या फिर उसमें कंपन हो रही है या फिर कंपन नहीं हो रही है, तो घोष का मतलब गूंज से है ना। और स्वर तंत्र जो यहाँ पर कंपन लिखा हुआ है, वो कंपन किस में? स्वर तंत्र में है। कभी कंपन साथ में होगा तो कंपन सहित होगा, कभी कंपन नहीं होगा स्वर तंत्र में तो कंपन रहित होगा। तो इसी आधार पर घोष का मतलब आपको क्या समझना है? गूंज से। ठीक है, तो अघोष, इसे अघोष पढ़ रहे हैं हम, या कंपन रहित व्यंजन पढ़ रहे हैं। और जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय स्वर तंत्री में कंपन व गूंज पैदा नहीं होती है। याद क्या रखना है कि जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्री में हमारा या तो हम बोल सकते हैं कि कंपन, और या तो बोल सकते हैं गूंज पैदा नहीं होती है। जिन वर्णों को बोलने में गूंज पैदा नहीं होती है या फिर कंपन पैदा नहीं होती है, वो व्यंजन अघोष कहलाते हैं। इतनी बात ठीक हो गई होगी? ठीक है जी। जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय कंपन या गूंज पैदा नहीं होती है, वो अघोष होते हैं, और जिनमें कंपन पैदा होती है वो घोष या फिर सघोष होती है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। और उसके अलावा ऊष्मीय व्यंजन, और ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं? स, स और सा। यहाँ पर हा नहीं आएगा, केवल 3 आएंगे, स, स, स। ठीक है जी। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, तथा ऊष्मीय व्यंजन सा, 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 ये भी जो है क्या होता है? अघोष होता है, अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ये नहीं होना था यहाँ पे, पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्मीय व्यंजन, ये ब्रैकेट में होना था यहाँ पर,
अब होना था यहाँ पर अघोष कहलाता है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा ऊष्मीय व्यंजन, और ब्रैकेट में लिख देना ये, और तब लिखना अघोष कहलाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण का मतलब ये है कि जैसे कवर्ग होता है, तो कवर्ग का देखो जैसे पहला है का और खा, तो ये एक प्रकार से पहला दूसरा हो गया, पहला दूसरा हो गया। चा और छा पहला दूसरा हो गया। टा और ठा पहला दूसरा हो गया। ता और था पहला दूसरा हो गया। पा और फा, ये 5 वर्ग के हो गए। ये कवर्ग का हो गया, ये चबर का हो गया, ये टबर का हो गया, ये तबर का हो गया, और ये पबर का हो गया। तो इस प्रकार से ठीक है जी, पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। और उसके अलावा इसने क्या बोला कि ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ऊष्मीय व्यंजनों में यहाँ पर सा और सा, ये भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और इस आधार पर हम ये कहते हैं कि इनकी जो कुल संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 13। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अघोष कौन से व्यंजन है? जिनको बोलते समय या जिनको उच्चारण करते समय गूंज पैदा नहीं होती है, कंपन पैदा नहीं होती है, वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और उसके अलावा ऊष्मीय व्यंजन सा और सा, ये अघोष ध्वनि होती है और इनकी संख्या 13 मानी जाती है। और ये हमने देख लिया 13 कौन सी। इतनी बात आपकी ठीक हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास सगोष, सगोष या कंपन सहित व्यंजन। दूसरा जो प्रकार है इसमें वो कौन सा है? सगोष या कंपन सहित व्यंजन। अब देखिए सगोष किसको बोलते हैं या कंपन सहित व्यंजन किसको कहते हैं, ये हमारे सामने है। जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय स्वर तंत्री में कंपन एवं गूंज पैदा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सगोष या घोष व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। अभी वही बात कर रहे थे हम कि जिन वर्णों को बोलने में गूंज पैदा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कंपन होता है, गूंज पैदा होती है, वो सगोष कहलाती हैं, कंपन सहित व्यंजन कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं वो अघोष कहलाते हैं या कंपन रहित व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखो, तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। उसके अलावा यहाँ पर सभी स्वर, जितने भी सारे स्वर होते हैं, और उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? सगोष होते हैं। और इनकी जो कुल संख्या मानी जाती है कितनी मानी जाती है? 31। यानी जो सगोष व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 31। 31 सगोष व्यंजन होते हैं। और 31 कौन कौन से होते हैं? पहली बात है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो 5 वर्ग होते हैं। ये क वर्ग वाला हो गया है ना, एक वर्ग ये हो गया, तो इसका तीसरा चौथा पांचवा ये हो गया। दूसरा च वर्ग हो गया, इसका तीसरा चौथा और पांचवा ये हो गया। फिर इधर से ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो 5 3 तो हो गई ये 15। उसके अलावा ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। ठीक है जी। अब क्या लिखा हो यहाँ पर? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये है, कितने हैं? 4। तो 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, 15 4 19, और सभी स्वर 11 स्वर हो गए। ठीक है जी, 11 स्वर हो गए। और प्लस एक ये वाला जो हा है, प्लस एक, टोटली कितने हो गए? 15 और 4 19, 19 और 1 20 और 11 31। तो टोटल मिला करके ये हमारे कितने हो गए? 31 हो गए। तो सगोष ध्वनियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? हमारा आंसर क्या होगा? 31। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला, एक इसमें अगला है, इसमें इसे बोलते हैं अल्पप्राण। एक अल्पप्राण होता है और एक क्या होता है? महाप्राण होता है।
अब इसमें देखो आप, इसमें देखिए अल्पप्राण और महाप्राण ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है जी, नाम से ही पता लग रहा है कि प्राण जहां कम मात्रा में लगे, जिनको उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम मात्रा में श्वास वायु खर्च होती है, कम मात्रा में प्राण लगते हैं, कम मात्रा में श्वास वायु खर्च होती है, वो अल्पप्राण कहलाते हैं। और ठीक जो इसका उल्टा होगा वो महाप्राण हो जाएगा। तो देख लेते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय अल्प मात्रा में श्वास वायु खर्च की जाती है उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। जैसे देखो, ये पहला है, ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है। उसी प्रकार पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, और तीन लगा लू, 3 6 9 और 3 12 और 3 15, 15 ये हो गए। ठीक है जी, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 ये हो गए। और उसके अलावा क्या बोला गया है कि सभी जो स्वर होते हैं, इसके अलावा क्या बोल रही है, सभी जो स्वर होते हैं और अंतस जो व्यंजन होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं? अल्पप्राण होता है। तो 15 ये हो ही गए हैं, 4 ये हो गए हैं। ठीक है जी, 11 अलावा, और उसके अलावा आ ई उ री ए ओ। तो ये जो स्वर हैं, सभी जो स्वर माने जाते हैं ये भी क्या माने जाते हैं? अल्पप्राण। तो यहां पर सभी स्वर और उसके अलावा अंतस जो व्यंजन है ये अल्पप्राण हो जाते हैं। तो 15 हमारे पास ये हो गए, 4 ये हो गए 19। ठीक है जी, 15 और 4 19 हो गए, और 11 हमारे पास ये हो जाते हैं। इनको जोड़ करके आप देख सकते हैं कितने हो रहे हैं, 19 और 1 20, यानी हमारे पास कितने हो रहे हैं? 30। तो इस प्रकार से अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो गई? 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो गए? अल्पप्राण। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं महाप्राण क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, अल्पप्राण का ठीक उल्टा हो जाएगा महाप्राण। जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय, देखो, जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय अल्पप्राण की तुलना में अधिक मात्रा में श्वास वायु खर्च की जाती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। बहुत आसान है, अल्प प्राण में प्राण श्वास वायु कम मात्रा में लग रही थी और अल्प प्राण की तुलना में अगर श्वास वायु ज्यादा मात्रा में खर्च हो रही है तो उससे वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है और उसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होता है ये क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, देखो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और पहला दूसरा, पहला दूसरा है नहीं, पहला दूसरा नहीं, दूसरा चौथा बोल रहे हैं, पहला दूसरा नहीं, क्या बोल रहा है ये? दूसरा चौथा। प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण, ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो ये दूसरा है और ये चौथा है। ठीक है, ये दूसरा है और ये चौथा है। और इस प्रकार से पूरी लिस्ट हमने बना रखी है। और साथ ही साथ इसने क्या बोला यहाँ पे? ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन हमने लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे क्या है? महाप्राण ध्वनि। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब एक जो नई बात है यहाँ पर देखो, व्यंजन गुच्छ है ना, ये आपके लिए नई बात हो सकती है। इसमें व्यंजन गुच्छ क्या है और व्यंजन द्वितीय क्या है, ये दोनों बहुत ज्यादा खास मोस्ट है भाई। आ सकता है यहाँ से प्रश्न, व्यंजन द्वितीय से प्रश्न आ रखा है। तो यहाँ पर समझ लेते कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है और व्यंजन द्वितीय क्या होता है। सबसे पहले देखो, वर्णों का ऐसा समूह जिसमें दो विजातीय वर्णों को एक साथ स्वर रहित भी हो सकता है और स्वर सहित अवस्था में भी हो सकता है, लिखा जाता है, उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कुल मिलाकर के देखो, दो विजातीय वर्णों को एक साथ लिखा जाता है। अब वो स्वर रहित भी हो सकता है और स्वर सहित भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप, ये यहां पर देखो, यहां पर ये छा आ रखा है, यहां पर ये छा आ रखा है। तो यहां पर क्या है? ये दो विजातीय वर्णों के से मिलकर के बना हुआ है। ये छा किससे मिल रखा है? दो विजातीय वर्णों से, एक का है और एक सा है। तो दो विजातीय वर्णों को एक साथ, अब वो स्वर रहित भी हो सकता है और स्वर सहित अवस्था में भी हो सकता है। अगर लिखा जाता है तो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। तो यहां पर देखो, जैसे ये छा है या जैसे यहां पर ये त्रा है,
ये त्रा से किससे मिलकर बना हुआ? ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, तब तो ये त्रा बना हुआ है। तो यहां पर देखो जो छा है, ठीक है जी, किसी भी शब्द में अगर एक जगह ऐसा मिल रहा है जहां दो अलग अलग वर्णों से मिलकर के कोई वर्ण बना हुआ है, तो वहां पर सीधे सीधे हमारे आंसर हो जाएगा, वहां पर कौन सा व्यंजन हो जाता है? गुच्छ व्यंजन हो जाता है। जैसे ये छा है का प्लस सा, अभी देखो ये स्वर रहित है, ये का जो है ये स्वर रहित है, लेकिन जो ये सा नाम का व्यंजन है ये स्वर सहित है, और इन दोनों से मिलकर के ये छा बना हुआ है और नक्षत्र में छा आया हुआ है। तो इसलिए ये जो नक्षत्र है ये किस प्रकार का व्यंजन हो जाएगा? द्वितीय व्यंजन। उसी प्रकार से जैसे त्रा है, त्रा में भी देखो आप, ये ता है और ये रा है। ता जो है ये स्वर रहित है और रा जो है ये स्वर सहित है, दोनों से मिलकर के त्रा बना हुआ है। तो ये एक प्रकार से गुच्छ व्यंजन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से इस वाले एग्जाम्पल में स्वप्न देखो, ये आधा सा है और ये वाह है। तो ये जो सा है, ये जो सा आप लिख रहे हैं ये स्वर रहित है, लेकिन जो ये वाह है ये स्वर सहित है, तो ये बन गया। उसी प्रकार से यहां देखो सप्ताह, तो यहां पर देखो आधा पा है और इधर से ये ता है, तो ये पा जो है ये स्वर रहित है, लेकिन जो ता है वो स्वर सहित है, इसलिए गुच्छ व्यंजन हो जाएगा। उसी प्रकार से ये परिच्छेद है, यहां पर देखो ये परिच्छेद है, इसकी वजह से ये गुच्छ व्यंजन बन गया। यहाँ आधा चा है और यहाँ छा है। यहाँ देखो लक्षण, यहाँ छा भी वैसे ही है ना, का प्लस सा से मिलकर के बना हुआ है। नेत्र, यहाँ बात कर रहे थे हम, ता प्लस रा से मिलकर के बना हुआ है। संज्ञा, यहाँ पर जब ज्ञा की बात करते हैं तो ये वाला जो है किससे बना हुआ है? जा प्लस यहां से मिलकर के बना हुआ है। तो यानी दो विजातीय वर्णों के एक साथ मिलने से, तो ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का है, दो विजातीय वर्णों के मिलने से अगर कोई वर्ण मिल रहा है तब वो स्वर सहित भी हो सकता है और स्वर रहित भी हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो एग्जाम्पल है ये सारे के सारे जो है गुच्छ व्यंजन के एग्जाम्पल है। इसका ठीक उल्टा, जबकि दो या दो से अधिक वर्णों का एक ऐसा समूह जिसमें दो सजातीय वर्ण स्वर सहित और स्वर रहित अवस्था में आते हैं, वो व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। यहां पर दो विजातीय व्यंजन की बात चल रही थी, ये खास बात है, दो विजातीय वर्णों की बात चल रही थी। और इसका ठीक उल्टा जो है, अगर दो सजातीय वर्ण कहीं पर आते हैं तो वो जो है व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो सजातीय कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए दिल्ली लिखा, तो यहां भी ला है और यहां भी ला है, तो एक ला ये हो गया और एक ला ये हो गया, तो ये दोनों सजातीय हो गया। लेकिन जैसे ये जा था, ये या था, ये दोनों विजातीय हो गए। तो जब दो विजातीय वर्ण आपस में मिलेंगे, वो स्वर सहित भी हो सकते हैं और स्वर रहित भी हो सकते हैं, तब तो हो जाएगा वो गुच्छ व्यंजन। लेकिन जब दो सजातीय वर्ण, अब वो पूरा ला हो और ये स्वर सहित भी हो सकता है, जैसे ये ला है, ली है, ये स्वर सहित है, और ये ला है, ये स्वर रहित है, वो स्वर सहित भी हो सकता है और स्वर रहित भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो एक जैसे वर्ण जहां मिलेंगे आपको, जैसे दिल्ली में एक जैसा वर्ण मिल रहा है, ये ना एक जैसे मिल रहा है, ये ला एक जैसे मिल रहा है, ये ला एक जैसे मिल रहा है, ये उज्जवल है ना, ये जा एक जैसा मिल रहा है। तो दो सजातीय जो वर्ण है, दो सजातीय जो वर्ण है वो स्वर सहित भी हो सकते हैं, स्वर रहित भी हो सकते हैं। यहाँ देखो दो सजातीय वर्ण, ये भी जा है, ये भी जा, एक ही जाति का है, और दोनों यहाँ पर जो है ये स्वर रहित है। जबकि यहाँ पर ये भी ला है, ये भी ला है, लेकिन ये आधा ला है क्योंकि ये स्वर रहित है, और यहाँ पर ये बड़ा ला है क्योंकि ये स्वर सहित है। तो अगर बाई चांस कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है आपको कि जहां पर दो एक जैसे वर्ण मिल रहे हैं किसी शब्द में, तो समझ जाना कि वो द्वित्व व्यंजन है। और अगर कहीं पर ऐसा मिल रहा है कि एक आधा दिख रहा है, एक पूरा दिख रहा है, तो समझ जाना कि वो गुच्छ व्यंजन है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं यहां से। एक और खास बात है यहाँ पे, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। अब भाई जो ये संयुक्त अक्षर होते हैं, इनका जब हम उच्चारण देखते हैं तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की तीन रीतियां होती हैं। और तीन जो रीतियां होती हैं, यहां से प्रश्न बनेगा भाई तीन रीतियां कौन कौन सी हैं? ये तीन रीतियां कौन कौन सी हैं? ये एक तो है संयुक्त ध्वनि, एक है संपृक्त ध्वनि, और एक है युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे, ठीक है। अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से द्वितीय हो जाएगा क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, ठीक है जी। अगर बाई चांस कहीं पर ऐसा शब्द मिले, जैसे ये प्राण लिखा हुआ है, जैसे प्राण लिखा हुआ, अगर कहीं पर किसी वर्ण में ऐसा मिले प्राण, जैसे घ्राण, तो ये एक प्रकार से संयुक्त ध्वनि है। और कहीं पर कुछ इस प्रकार से मिले, जैसे बंदर लिख दिया हमने, तो एक ध्वनि, ये एक व्यंजन ही हो गया, एक व्यंजन हो गया, और इनके बीच में आधा व्यंजन मिलेगा,
तो एक प्रकार से ये संपृक्त ध्वनि हो जाती है। तो संयुक्त ध्वनि के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से मिलेंगे आपको, जैसे प्राण, घ्राण, ठीक है जी। जैसे इसमें उसी में ऐसा मात्रा पड़ रखी होगी, एक साथ होगा, मतलब एक साथ उच्चारण होगा, प्राण, पा और राग अलग उच्चारण नहीं होगा, एक साथ होगा। और यहां पर एक पूरा होगा, एक आधा होगा, इस प्रकार से मिलेगा। और यहां पर संपृक्त में क्या होगा कि दो पूरे व्यंजन होंगे, उसके बीच में एक आधा व्यंजन होगा, तो ऐसे मिलेंगे। देख लेते हैं इनको आगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं संयुक्त ध्वनि क्या है। संयुक्त ध्वनि तो यहां पर देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाती है या बोली जाती है, तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे हम अभी बात करते प्राण, घ्राण या मलान, या यहां पर देखो प्रवाद, तो यहां पर मलान का एक साथ बोला जाएगा, ये प्रा एक साथ बोला जाएगा, ये घ्रा एक साथ बोला जाएगा, ये प्रा एक साथ बोला जाएगा, कला एक साथ बोला जाएगा, ट्रक एक साथ बोला जाएगा, ड्राइवर एक साथ बोला जाएगा, स्टेशन एक साथ बोला जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, संयुक्त ध्वनि कहलाएंगे। और इसी के साथ दूसरा देखो आप, संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है। अभी हम बात कर रहे थे कि कोई एक व्यंजन है, यहां पर क्या बोला कि जब कोई एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको देख लो, एग्जाम्पल से समझते, संबल। यहां पर क्या बोला है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि दो व्यंजनों से, तो यहां देखो कि जो ये सा है और ये इधर से बा है, इन दोनों के बीच में मां नाम का जो ध्वनि आ रखी है, ये सा और बा से ज्वाइंट हो रखी है। सा और बा के मध्य में ये आधा मा आ रखा है, तो ये जो आधा मा आ रखा है सा और बा के बीच में, इसी आधा मा को हम संयुक्त ध्वनि बोलते हैं, यानी ये संयुक्त हो गया। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह ध्वनियां संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। तो सा और बा के बीच में जो मा है ये यहां पर संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। उसी प्रकार से कंबल में का और बा के बीच में, का और बा के मध्य में ये मा आ रखा है, तो यहां पर मा संयुक्त ध्वनि है। इसी प्रकार से इस बा और इस दा के बीच में ना आ रखा है, यानी बा और दा के मध्य में ना ध्वनि आ रखी है, ये संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। ठीक है जी, ये कौन सी ध्वनि हो जाएगी जी, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी, या फिर संयुक्त, यहां पर संयुक्त लिखा हुआ है इसने, ठीक है जी, ये संपृक्त ध्वनि हो जाएगी ये वाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखो आप, ठीक है जी। ये युग्मक ध्वनि एक और बचता है इसमें, तीसरा वाला क्या है इसमें, युग्मक ध्वनि। और युग्मक जो ध्वनियां हैं इसी को हम द्वित्व बोलते हैं। और द्वित्व की बात हम पहले बात कर चुके हैं कि जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार आधा आना चाहिए, एक बार पूरा आना चाहिए। अगर किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आ रहा है, और ये ब्रैकेट में आपकी सुविधा के लिख रखा है यहाँ पे कि एक बार आधा आना चाहिए और एक बार पूरा आना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति है तो वो वर्ण द्वित्व होना, तो उसे वर्ण का द्वित्व होना कहते हैं। जैसे हम अभी बात दिल्ली की बात कर रहे थे, है ना, ये दी है, यहां पर आधा ला आ रखा है, फिर पूरा ला आ रखा है। अब वो स्वर सहित भी हो सकता है, स्वर रहित भी हो सकता है। अभी पीछे बात कर रहे थे, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो दिल्ली। इसी प्रकार से प्रसन्नता, यहां ना और ना आ रखा है, ठीक है जी, एक आधा ना आ रखा है, एक पूरा ना आ रखा है। दो वर्ण है, मतलब एक आधा और एक पूरा है। दो वर्ण है, मतलब एक आधा है और एक पूरा है। दो वर्ण है, एक आधा है, एक पूरा है। एक आधा है, एक पूरा है, एक आधा है, एक पूरा है, ठीक है जी, एक आधा है और एक पूरा है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आते हैं ये यहाँ पर युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि युग्मक ध्वनि क्या है, संपृक्त ध्वनि क्या है और संयुक्त ध्वनि क्या है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके अलावा व्यंजन गुच्छ क्या है, व्यंजन द्वित्व क्या है, इधर से महाप्राण क्या है, अल्पप्राण क्या है, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। इसमें अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सगोश क्या है, अगोश क्या है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद हमने पढ़ लिए हैं, और इससे पिछली वाली क्लास में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो अगली मुलाकात कल होगी। आज यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तो खुद पढ़ ही रहे हैं इन टॉपिकों को, जो आपके मित्र हैं जिन्हें इनकी जरूरत है उनको आप जरूर शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।